हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप आज देख पा रहे होंगे, आज हम आपको बेसिक एग्रीकल्चर क्लास 10th के बारे में पढ़ाएंगे कि क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं और इसका हम आज आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th का है, आपको ये NSQF कुछ नहीं देखना है, आपके लिए बस क्लास 10th का। ये क्लास 10th का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चे केवल इसे 1 मंथ पेपर से केवल 1 महीना पहले पढ़ते हैं और इसमें अच्छे नंबर ले आते हैं, और इसका है भी। इसके मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा हर चैप्टर के, जिससे कि आप इजीली इसमें स्कोर कर पाएंगे। इसका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 50 मार्क्स का इसका थ्योरी होती है। तो जो आप थ्योरी होगी वो भी आपकी बेस्ट चाहिए, और प्रैक्टिकल में स्कूल ज़्यादातर अवेलेबल कराई देते हैं इसमें पूरे मार्क्स, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसमें 50 मार्क्स में से इसका जो एग्जाम पैटर्न है, अभी करंटली कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो मैं एक एग्जाम पैटर्न पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बात की बात है। पहले हमारे लिए थोड़ा सा हर चैप्टर को ना हम एक इंट्रो लेकर चलेंगे, क्योंकि जो MCQ लगते हैं वो चैप्टर के मिड में से ही लगते हैं, वो सीधे नहीं लगेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ साल हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं, इसमें कुछ हर चीज़ अप होती जा रही है। बेशक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसलिए हम, लेकिन नॉलेज है, इससे आपको एक फ़ायदा भी मिलेगा। अपने होम में भी जो आपके घर में आपने देखा होगा कोई प्लांटिंग हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। जैम का बनना, मुरब्बे का बनना और चीज़ का बनना, जो आजकल चीज़ खाई जाती है पिज्जा पर डालकर, सब चीज़ों पर डालकर, तो उस पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। तो आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज की हम इस लेक्चर की। अब तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ बेसिक एग्रीकल्चर क्या है। बेसिक एग्रीकल्चर बेसिक एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, और ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। चलिए, तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसके हम फर्स्ट चैप्टर पर आ रहे हैं, ठीक है। ये CBSE के सिलेबस की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप खाली टाइम में, आपके पास फ्री टाइम है, तब भी आप इसे देखिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। आइए, तो इसके हम पहला चैप्टर पर आते हैं। पहला चैप्टर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो शब्दों को तोड़ो। सबसे पहले आप जब शब्दों को ब्रेक करोगे ना, ये जो आपका चैप्टर का नेम है, तो आप इससे इसका थोड़ा सा मतलब समझोगे। एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं आप बुक से रिलेट हो गए, एग्रीकल्चर शब्द से आप सब रिलेट हो, खेती बाड़ी क्या क्या इसमें आता है, इसमें हमारा पशुपालन वगैरह सब आता है। प्रोडक्शन बनना, एंड मीन्स, और मैनेजमेंट मीन्स उस चीज़ का देख रखाव करना, कि उस चीज़ की केयर भी करना। क्योंकि मानो आपने बीज बो दिया, तो पौधा उग भी गया, जब तक आप उसकी केयर नहीं करोगे आपको उससे फल नहीं लगते। तो आइए देखिए, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। उसमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? आफ्टर रीडिंग दिस पिक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। अभी मैं आपको एक लाइन के अनुसार पढ़ाऊंगा, आगे चलकर मैं सिर्फ आपको इस पैरे का मीन बताऊंगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। अंडरस्टैंड अबाउट मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स इंक्लूडिंग सेलस, ऑयल सीड्स, पल्सेस एज वेल एज फॉडर एंड कॉमर्शियल क्रॉप। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो आप सब ये जान जाएंगे। इस बात से क्या क्या जानेंगे आप फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में जान जाएंगे। फूड ग्रेन क्रॉप क्या है, जैसे कि आप गेहूँ, मक्का, दाल, ये सब के बारे में। आपके जो ऑयल सीड होते हैं, लाइक सरसों, आप लोगों ने सरसों का तेल सुना होगा ना, वो सरसों जो होती है। और फॉडर एंड कॉमर्शियल क्रॉप, जैसे कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है? आपकी गन्ना होती है। फॉडर मतलब चारे वाली, जिसमें हमारा चारा भी निकलता है, पशुओं के लिए आपने देखा होगा चारा निकलता है, तो वो, ठीक है। गेन इज अ साइंस बेस्ड ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। आप यहाँ पे एक साइंस बेस्ड ओवरव्यू देखिए। हर चीज़ ना, एक बात तो है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ, आपको वो रिलेट साइंस से ही करता है जाकर। तो यहाँ आप साइंस से थोड़ा सा एग्रीकल्चर का रिलेट भी जानेंगे। एंड रीच देमसेल्व्स अबाउट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। यहाँ आप जानेंगे, क्या जानेंगे आप? कुछ मेजर जो फूड क्रॉप्स हैं उसके प्रोडक्शन की कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे। पहले जो हमारी खेती बाड़ी होती थी वो बिल्कुल प्योर थी। ये भी मैं आपको इसमें सब इंट्रो बताऊंगा, कैसे कैसे होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं हमारे प्राइमरी, प्रिमिटिव कर। तो पहले की खेती बाड़ी में आज से खेती बाड़ी में अंतर आया। देखिए, पहले से कम जनसंख्या थी, कम पॉपुलेशन थी, तो कम हमारे फसल में भी काम चल जाता था। लेकिन आज जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और किसान कम होते जा रहे हैं, फार्मर्स, देखिए आज की टाइम में फार्मर्स की जो नंबर है वो बहुत कम हो गए हैं, और इतनी फसल हो नहीं पा रही है, क्योंकि वहीं हमारी जो सॉइल है उसकी एनरिचमेंट खत्म होती जा रही है समय समय पर, क्योंकि हम लोग केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, एक मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड एंड विलेज लेवल पर। भाई देखिए, आ गया कि हाउस होल्ड मतलब एक तरीके से घरेलू,
घरेलू लेवल पर। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल लोग घर पर भी सब्जियां उगा लेते हैं, उन्हीं सब्जियों को खाते हैं अपनी सेहत अच्छी करने के लिए। तो हम कैसे उगा सकते हैं? आप भी उगा सकते हैं, बहुत आसान है। कोई बीज डालना नहीं होता इसका प्रोसेस। हम क्या करते हैं, हमने केवल मिट्टी ले ली, हमने मिट्टी में बीज डाल दिया। नहीं, मिट्टी में भी हमें कई कंपोजिशन लेकर चलने होते हैं कि ना ज़्यादा मिट्टी रेतीली हो, ना ज़्यादा मिट्टी में खाद हो, सब बात देखनी पड़ती है कि किस बीज के लिए नमी चाहिए, किस बीज के लिए कौन सा मौसम चाहिए पौधे के लिए। तो हम सब देखेंगे, विलेज लेवल पर भी देखेंगे। और इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूट बैठता है ना हाउस होल्ड और कॉम्पिटिटिव लेवल द्वारा, वो अभी आप कितना डीपली मत जाओ, बस आप एक ध्यान से सुनो। इसकी जो काम की लाइन जो मुझे लगी ना सबसे बढ़िया इसमें, वो है बस आपकी पहली लाइन। ओनली पहली लाइन सही है इसमें, बाकी ये सब बेकार है, आपके लिए नहीं है। अरे हम क्यों ध्यान दें, ये कोई हमारे लिए काम की कुछ था कोई इसमें? ठीक है, तो हम आते हैं। अब आता है हमारा इसमें इंट्रोडक्शन। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑपरेशंस। Agricultural production and management involves the combination of land, water, labor and other inputs such as seeds, nutrients, pesticides and machinery in the production of food and fiber crops. सिंपली बात है, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या एम्फसाइज करता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑपरेशन के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉम्बिनेशन ऑफ। अगर आपको खेती बाड़ी करनी है, चाहे कोई छोटे स्तर पर करनी है, कोई बड़े स्तर पर, आपको क्या क्या चाहिए? आपको ज़मीन चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? एक ज़मीन चाहिए। आइए हम अलग से लिख लेते हैं कहीं पर हमें क्या क्या इसमें चाहिए होता है। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए लैंड, वाटर, H2O जिसे हम कहते हैं। वाटर का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इससे आपको थोड़ा सा साइंस का भी रिवाइज होता रहेगा। वाटर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा स्पेस की वजह से ठीक से ऐसे लिख पा रहा हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं लैंड, वाटर, लेबर एंड अदर इनपुट्स, जैसे कि सीड्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं और मशीनरी तो देखिए चाहिए फूड एंड फाइबर क्रॉप्स। इस पैरा को देखकर मुझे नहीं लगता इससे आपका कोई सीधा इससे डीपली कोई क्वेश्चन बनेगा, तो हम इस पैरा को लैप करेंगे। देखिए जब हमने भी एग्रीकल्चर को पढ़ा था ना, मेरे एग्रीकल्चर में 95 के अप्रॉक्स आए थे, लेकिन 50 में से 48 आए थे और 50 आए थे प्रैक्टिकल में। तो इसमें मैंने भी फालतू ये कुछ नहीं पढ़ा था, काम की लाइन्स थी ना वो पढ़ी थी हर पैरा की शुरुआत पे, उससे पता लग जाता है कि हाँ हमारे लिए कुछ काम का है ये ना। अब आते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस पर। देखिए अगर हम खेती बाड़ी बिना किसी अनुमान के करें, वैसे ही कर लें कि 1 बीघा ज़मीन है, हम उसमें डाल दें उस चीज़ को जो चीज़ हम उगाना चाह रहे हैं, मानिए मक्का उगाना चाह रहे हैं, लेट कर लीजिए। हाँ 1 बीघा ज़मीन में अगर मक्का उगाने के लिए चाहिए केवल 10,000 बीज, हम डाल दें वहाँ 50,000 बीज, तो कोई फ़ायदा कोई है? वेस्टेज है वहाँ। बिना बाद एक टाइप से फंगस लग जाएगी, जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए हम यहाँ आपको कुछ सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में, वीड मैनेजमेंट के बारे में और पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आइए आपको पेस्ट मैनेजमेंट से पढ़ाता हूँ, अब अच्छा समझ पाएंगे। पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? पेस्ट मैनेजमेंट जो है ना उसका काम है इंसेक्ट पेस्ट को डिटरमाइनिंग करना। मीन्स आप लोगों ने कोई फसल बोई तो उसमें इंसेक्ट्स आते हैं कीड़े खाने के लिए, हर साल का नियम है। हर बार जब भी फसल कोई सी भी होती होगी कीड़े लगने आते हैं, तो उन कीड़ों से उसको बचाना ही पेस्ट मैनेजमेंट है। कीड़ों से बचाना ही पेस्ट मैनेजमेंट है। पेस्ट मतलब इंसेक्ट समझ लीजिए, इंसेक्ट्स का मैनेजमेंट करना। देखिए कुछ इंसेक्ट्स हमें ज़रूरी भी होते हैं, अगर हमने इंसेक्ट्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना तो हम हार भी सकते हैं, इसलिए हम कुछ इंसेक्ट्स को साथ में लेकर भी चलना होता है। अब आता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट क्या है? आपने उगाई मक्का,
लेकिन होता है कि गलती से गेहूं का दाना भी आ गया कोई, और आपका कुछ और भी उगने लग गया, बथुआ उगने लग गया, साथ में पालक उगने लग गया। ऐसी ही हमारी वीड्स होती है ना कुछ अनचाही, जो हमारी अनचाही क्रॉप होती है। मानो उगा तो आप गेहूँ रहे हो और उगा आपकी वहाँ पर कहीं बीच बीच में जाए पुदीना, मिंट, तो वो आपकी सॉइल और पौधे को ख़राब करती है उसका खाना खाकर। इसलिए हम वीड मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि जो फालतू की घास फूस होती है, चाहे फिर वो कोई भी हो, हमें उसे उखाड़ना पड़ता है उस फसल के लिए, उस फसल के पूरे के लिए। अगला आता है वाटर मैनेजमेंट। कोई भी क्रॉप है, पानी तो उसे भी चाहिए जैसे इंसानों को चाहिए, लेकिन लिमिट से, कि किसको कितना पानी चाहिए, किसको कितना पानी चाहिए, ये बात हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, ये हम करेंगे इस चैप्टर से डिटरमाइन। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आगे चलते चलते ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, और 2-2 मिनट के पेज रहेंगे बस ये। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? खाने, आपने खाना खाया, आप खाना क्यों खा रहे हो? पेट भरने के लिए नहीं खा रहे। पेट तो आप किसी भी चीज़ से भर लोगे, लेकिन आपको कुछ न्यूट्रिएंट की चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। आप सलाद खाते हो, सैलेड खाते हो, तो उससे भी आपको कुछ ताकत मिलती है। आप फ्रूट खाते हो, उससे भी आपको कुछ मिलता है। तो क्या पेट भरने के लिए नहीं खा रहे ना, पेट भरने के लिए तो आप घास फूस खा लो, लेकिन न्यूट्रिएंट आपको शरीर को, आपको जो हेल्थ को रिक्वायरमेंट है, आप हेल्दी रहो, उसके लिए जो आपको चाहिए होता है वो होता है न्यूट्रिएंट। उसके ही मैनेजमेंट को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। अब अगर ज़्यादा ही हमारी सॉइल होता है, कभी कभार हमारी, हम जिस ज़मीन पर उगा रहे हैं, लैंड पर, वो बहुत बेकार क्वालिटी की होती है, जिसमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं हो पाते, तो हमें अलग से वो न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं। जैसे कि कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स हो गए, कंपोस्ट हो गए, एनिमल मैन्योर हो गया। एनिमल मैन्योर यानी कि जो एनिमल के वेस्ट, यानी कि जैसे गोबर, गाय के गोबर से बनने वाली खाद हो गई वो। कंपोस्ट भी खाद ही होती है, एग्रीकल्चर कुछ रिसोर्स लगाकर, ठीक है। तो इसमें इतना कोई बस आपको याद रखना है कि कौन सा किससे रिलेट है। आइए जरा हम वो देख लेते हैं, सॉइल एंड क्रॉप। देखो अब आपको इतना समझ कर आपको ये आइडिया होगा कि सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट आखिर है क्या। सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट है क्या? जब हम पानी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब हम बीजों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब हम हर चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम अपनी मिट्टी का भी तो करेंगे, जिस मिट्टी में हम बो रहे हैं। अगर हमने मिट्टी का मैनेजमेंट कर लिया, कहीं ना कहीं हमारी न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा आता है सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ये डील करता है विद डिसाइडिंग व्हाट क्रॉप एंड वेराइटीज टू ग्रो। हर क्रॉप अपने अंदर हर फसल नहीं उगा सकती, हर सॉइल अपने अंदर हर क्रॉप नहीं उगा सकती, सीधी बात है। जैसे कि काली मिट्टी होती है, अगर रुई उगानी है तो काली मिट्टी में उगेगी, हल्का मॉइस्ट चाहिए होता है उस एरिया। जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उत्तर पश्चिमी एरिया में, तो इसमें हम कॉटन को इतना अच्छा नहीं उगाते। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आप राजस्थान की साइड जाते जाओगे ना, उधर की तरफ हमारी क्रॉप उगती है, क्योंकि देखो जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है ना, वहाँ पर नियम है, इस सॉइल में ये वाली, ये यूपी में गेहूँ गन्ना बहुत उगता है, ठीक है, चावल भी उगता है। तो ये है वहाँ की बात। तो अब आपने इसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं अगले पर, क्रॉप प्रोडक्शन सीजन्स। क्रॉप प्रोडक्शन सीजन्स बेसिकली हमारे पास 3 सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी और जैद। खरीफ, रबी और जैद, देखो क्या आप पढ़ के भी ध्यान लगा सकते हो, ठीक है। खरीफ सीजन क्रॉप्स क्या हैं? समर क्रॉप्स, गर्मी वाली जो है वो खरीफ है, इस टाइम खरीफ है, ये समझ लो। ये गर्मी जो हो रही है, जो आपको समर लग रही होगी, मानसून भी होता है इस टाइम पे, आप देखते हो बारिश भी होती रहती है, तो आपकी ये समर क्रॉप या फिर आपकी मानसून क्रॉप, मानसून क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप जो होती हैं, सोन जो होती है विद द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट रेन इन जून जुलाई। जो जून और जुलाई वाला मंथ होता है ना, 2 मंथ हो गए ये, तो इनकी जो पहली बारिश होती है उसके साथ ही हम इन्हें बोना शुरू करते हैं, इन वाली बीजों को, फसल उगती हैं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून, इसमें जो काम की बात थी वो क्या क्या थी? खरीफ सीजन कौन सी वाली क्रॉप है? समर क्रॉप है और मानसून क्रॉप है। 1 मिनट, इसमें जो काम की बात क्या थी वो थी खरीफ सीजन क्रॉप, खरीफ सीजन क्रॉप क्या था? समर क्रॉप या फिर हमारा मानसून, इसे मानसून क्रॉप भी कहते हैं। और ये हम कब बोते हैं? जून जुलाई के पहले वीक में बोते हैं हम इसे, साउथ वेस्ट मानसून सीजन में। और इसमें हमारी कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? राइस, मेज, सोरगम,
मंग बीन, कोकोनट, सॉरी ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन। ठीक है, अब आती है हमारी रबी सीजन क्रॉप। देखो खरीफ जब हमारी गर्मी वाली हो गई तो रबी कौन सी होगी? रबी होगी हमारी सर्दी वाली, विंटर। रबी क्रॉप जो है वो हमारी विंटर की। ये हमारी कब बोई जाती है? ये हमारी अक्टूबर नवंबर के अप्रॉक्स बोई जाती है। और कब हार्वेस्ट होती है, मतलब कब इसकी कटाई चलती है? ये होती है हमारी मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में क्या होता है? ये हमारा हार्वेस्ट होता है। इसमें क्रॉप कौन कौन सी आती हैं? व्हीट, बार्ली, ओट्स, मस्टर्ड एंड पीज। आप लोगों ने देखा भी होगा मार्च और अप्रैल के टाइम पर गेहूँ कटता है, गेहूँ कटता है। तो ये वही गेहूँ कटता है जो कि अक्टूबर नवंबर के अप्रॉक्स बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर जब तक हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा ये फिर हमारे किसी यूज़ का नहीं रहता। इसमें हमारे आप देख सकते हैं व्हीट, बार्ली, ओट्स, मस्टर्ड एंड पीज। अब आता है हमारा जैद सीजन क्रॉप। आप देखो, आप एक ध्यान से टाइम पीरियड देखो, मार्च तक तो, अप्रैल मार्च तक तो आपकी गेहूँ होगी, उसके बाद आपकी कब जाकर होगी? जून टू जुलाई आपकी खरीफ होगी। तो आपका मार्च से जून के बीच का जो टाइम पीरियड रहा, कितने महीने रहे? अप्रैल और मई, लगभग 2 से 3 महीने रह जाते हैं। इन 2 से 3 महीनों के बीच हमारी कुछ और फसल भी उगती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखना, मेजरली बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। फ्रेंच बीन, मस्कमेलन, वाटरमेलन, बिटर गोल्ड, पम्पकिन एंड रिग गोल्ड। अब इसमें शायद ये जो रिग गोल्ड है ये आपने नाम नहीं सुना होगा, फ्रेंच बीन नाम नहीं सुना होगा, बिटर गोल्ड तुम से कहते हैं लौकी वगैरह को। तो आइए आपको थोड़ा थोड़ा मैं इनसे तो करा ही देता हूँ। देखो, वाटरमेलन तरबूज सब जानते हो, मस्कमेलन खरबूज आप लोगों ने देखा भी होगा, ये जून से पहले वाला टाइम होता है ना, ये 2-3 महीने का, इनमें तरबूज खरबूजे बहुत ज़्यादा बिकते हैं। कद्दू भी आता है, कद्दू तो खैर 12 महीने ही आता है। होता ये है कि कुछ जगह पर ना उगाते रहते हैं, कुछ जगह पर उस चीज़ को उगाते रहते हैं। पहले क्या था? पहले आम का एक सीज़न था, ये सीज़न का आखिरी आम है, ये इस गर्मी का आखिरी आम है अपने सीज़न का। लेकिन अब क्या, अब रेगुलरली एक चीज़ मिलती रहती है हमें। तो कहीं ना कहीं यही तो छेड़खानी है जो हमें एनवायरनमेंट के साथ हो रही है। और आज की ज़माने में ये हमें ज़रूरत भी है कि हम लोग उस चीज़ को हमें अलग से प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप जानते हैं। जितनी भी आपकी दालें हैं, ये क्या है, इसमें आपको एक तरीके से ना हमने क्रॉप्स को, जितनी भी हमारी फसल है उन सबको हमने अलग अलग किया है। देखिए इसमें हमारी पहली फसल क्या है? सेरेल क्रॉप्स। इसमें क्या होता है? हमारा गेहूँ, मेज, सोरगम और राइस, चावल, गेहूँ, मक्का और सोरगम। सोरगम का मीनिंग मैं भी आपको कंफर्म करूँगा, 1 मिनट। सोरगम चलिए बताता हूँ। पल्स क्रॉप जो होता है, पल्स क्रॉप में आपकी आती हैं सारी दालें ज़्यादातर। ऑयल सीड क्रॉप में जिन फसलों से आपको तेल मिलता है, जैसे सनफ्लावर का हो गया, टीशियम का हो गया, मस्टर्ड, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, सैफ्लॉवर हो गया, ऐसे इनके आपको बीजों से क्या मिलता है? आपको तेल मिलता है कोई ना कोई सा। ठीक है। पाउडर क्रॉप क्या होंगे? जिनसे आपको जो आपके चारे वाले काम आते हैं, जैसे बरसिम, रेड फ्लावर, ल्यूसिन। इसमें जो मेन जो आपकी टीम थी ना वो आपकी ऊपर वाली थी, इसलिए मैंने इसमें पाउडर क्रॉप पे तो ध्यान नहीं दिया। मैं केवल आपको इसमें बेसिक बता के चलूँगा ताकि आप एक शॉर्ट कोर्स कर पाएँ। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसका फाइनल लेक्चर होगा वो आपको भी 2 से 3 दिन में मिलेगा। इस चैप्टर का मैं एक साथ ही बनाने का ट्राई करूँगा। आइए अब अगले पेज पर आते हैं। फाइबर क्रॉप, धागा। कैसे याद रखो? फाइबर यानी कि धागा। जैसे कि आपका कॉटन से आपको धागा मिलता है, जूट आपको एक धागे के रूप में मिलता है, मैस्टा। ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप में याद रखो गन्ना, कॉमर्शियल क्रॉप में याद रखो आप गन्ना। टी, कॉफ़ी। कैसे कैसे याद रखो? देखो चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है तो ये कॉमर्शियल है, कॉफ़ी भी काफ़ी लोग पीते हैं तो कॉमर्शियल है। चाय और कॉफ़ी तो बहन भाई हैं। गन्ना भी बहुत खाया जाता है, गन्ने का जूस बहुत पिया जाता है, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप है। अब गन्ने का कोई है कि किसी ने मानो गन्ने की फसल उगाई, कि वो गन्ने की फसल को अपने घर में ही रख ले, उसी से पूरी ज़िंदगी अपनी काटे, या पूरा एक सीज़न उससे ही काटा अगली फसल उगने तक, नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? वो उस गन्ने को लेता है, उसमें से अगर उसको थोड़ा बहुत खाने वाने के लिए रोकेगा तो ज़्यादातर अपना सारा ही गन्ना वो मिल्स में जाकर बेचता है, उससे चीनी बनती है, उससे हमारा गुड़ बनता है, उससे हमारा जूस बनता है गन्ने का, आगे अन्य प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारी कॉमर्शियल यानी कि जो पैसा कमाने के लिए उगाई जा रही है क्रॉप।
जो हमारी पैसा कमाने के लिए उगाई जा रही है, शुगर केन, टी और कॉफ़ी। आइए प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेरियल क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। इसमें हम पर एक क्रॉप को जानेंगे और उसका इकोसिस्टम जानेंगे, रेकमेंड वैरायटीज़ जानेंगे, इसकी वैरायटी कौन कौन सी चल रही। देखिए ये जैसे कि चावल के बारे में आपने बासमती सुना होगा, एक खिचड़ी वाले चावल सुने होंगे, एक धान वाला सुना होगा, एक 5 सुगंध धान 17 सुना होगा, पुसा बासमती 6, पुसा बासमती 1509, बहुत सारे होते हैं। आइए आपको इनके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लेता हूँ एंड आपको यहीं तक का मैं इस लेक्चर को रखूँगा। इससे अगले वाले पार्ट में मैं आपको इस बारे में बताऊँ। इसमें हम आपकी बाकी कई सारे लेंगे वाइट वगैरह के बारे में। अच्छा चलिए जरा सा मैं राइस के बारे में आपको बस एक चीज़ बता जाता हूँ, थोड़ा सा जाए। राइस का जो साइंटिफिक नेम है, आप ये मत समझिएगा आप साइंस नहीं पढ़ना चाह रहे, इसमें पढ़ना पड़ेगा। साइंस का जो आपका इसमें नेम है वो क्या है, ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा। देखो एक साइंटिफिक नेम लिखने का ना एक मेथड है, शायद ये एग्रीकल्चर मानने तो शायद इसका नहीं होता होगा, लेकिन है 2 टुकड़ों में लिखना है। पहले एक में आता है आपका स्पीसीज, एक में आता है, वैसे तो मैं इसे लिखना ही बताऊँगा, पूरा इस तरीके से पूरा बताऊँगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू आज की क्लास के लिए और